सोफी की दुनिया। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण सी लड़की से, सोफी एमुंडसेन। एक दिन वो स्कूल से घर लौट रही होती है। जैसे ही वो अपने घर के पत्रपेटी, लेटर बॉक्स में झांकती है, उसे एक छोटा सा लिफाफा दिखता है। लिफाफे के भीतर सिर्फ एक ही सवाल लिखा होता है, तुम कौन हो? ये छोटा सा सवाल सोफी के मन में जैसे तूफान खड़ा कर देता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी रुककर सोचते ही नहीं कि हम कौन हैं, लेकिन उस दिन सोफी पहली बार अपने अस्तित्व पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक और लिफाफा मिलता है। उसमें सिर्फ लिखा होता है, दुनिया कहां से आई? अब सोफी हैरान हो जाती है। इन सवालों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी गहरी दुनिया की ओर खींच रही हो। धीरे धीरे उसके सामने खुलता है कि ये लिफाफे उसे भेज रहा है एक रहस्यमय विचारक, अल्बर्टो नॉक्स। अल्बर्टो सोफी को पहली बार दर्शन शास्त्र का असली मतलब समझाता है। वो कहता है, दर्शन की शुरुआत है हैरान होना। जो चीजें हमें साधारण लगने लगती हैं, वही चीजें एक दार्शनिक को रहस्य लगती है। वो सोफी से कहता है कि दुनिया असल में एक विशाल जादू है, लेकिन हम उसे रोज देखकर उसके चमत्कार को भूल चुके हैं। वो उसे एक उदाहरण देता है, जैसे जादूगर बड़ी टोपी से खरगोश निकालता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया एक जादुई टोपी है और हम सभी उस खरगोश की लंबी लंबी रोएदार सतह पर खड़े छोटे छोटे जीव हैं। केवल फर्क इतना है कि हमें पता ही नहीं कि जादू चल क्या रहा है। ये सुनकर सोफी महसूस करती है कि दुनिया में सचमुच कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। धीरे धीरे अल्बर्टो सोफी को दर्शन शास्त्र के आरंभ, प्राचीन यूनान तक ले जाता है। वहां उसे मिलते हैं पहले विचारक, थेलिस, एनेक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस, डेमोक्रिटस। कुछ कहते थे दुनिया पानी से बनी है, कुछ कहते थे सब कुछ निरंतर बदल रहा है, और कुछ कहते थे दुनिया छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है। सोफी को लगता है कि इंसान ने कितनी पुरानी उम्र से दुनिया को समझने की कोशिश की है। फिर अल्बर्टो उसे ले जाता है इतिहास के सबसे महान विचारक, सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस का मशहूर वाक्य था, सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। ये बात सोफी के मन में गहरे उतर जाती है। वो समझती है कि मनुष्य की असली शक्ति है सवाल पूछना। सवाल जितने गहरे होंगे, सोच उतनी ही साफ होगी। सोक्रेटिस के बाद आता है नाम प्लेटो। प्लेटो का विचार यह था कि जो दुनिया हम देखते हैं वो असली दुनिया नहीं है। असल दुनिया तो विचारों की दुनिया है, जहां सब कुछ पूर्ण, शुद्ध और आदर्श रूप में मौजूद है। जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ उसकी छाया है। सोफी इस विचार को सुनकर चकित रह जाती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद हमारी आंखों के सामने जो है वो पूरा सच नहीं। इसके बाद आता है अरस्तु, जो दुनिया को क्रम, उद्देश्य और तर्क से समझाते हैं। उनका मानना था कि हर वस्तु का एक लक्ष्य होता है। पेड़ का लक्ष्य बढ़ना और फल देना है, मनुष्य का लक्ष्य है सोचना, समझना और ज्ञान की ओर बढ़ना। यह सुनकर सोफी समझती है कि यदि इंसान अपना उद्देश्य भूल जाए तो जीवन अर्थहीन हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ दर्शन की नहीं है। सोफी के चारों ओर एक अजीब सी रहस्यमयी हवा फैलने लगती है। कभी लिफाफे गायब हो जाते हैं, कभी किसी और नाम का उपहार उसके कमरे में मिल जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर नजर रख रही हो। अल्बर्टो सोफी को चेतावनी देता है, जो तुम्हें दिख रहा है बस वही सच नहीं है। कभी कभी कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही होती है, और यहीं से सोफी की यात्रा और भी गहरी होने लगती है। वो समझती है कि दर्शन सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। हर चीज पर सवाल उठाना, हर चीज को ध्यान से देखना, यही असली सीख है। सोफी की जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। पत्रों ने, सवालों ने और अल्बर्टो नॉक्स की अदृश्य उपस्थिति ने उसके भीतर कुछ जगाया था। अब वो हर चीज को नए नजरिए से देखने लगी थी। पेड़ हवा में क्यों हिलते हैं? आसमान नीला क्यों है? मनुष्य रोता क्यों है?
हंसता क्यों है? और आखिर दुनिया में ऐसा क्या है जो हमें जिंदा रखते हुए भी बेचैन बना रखता है? सोफी का मन अब एक शांत तालाब नहीं, बल्कि एक तेज बहती नदी जैसा हो चुका था। एक शाम उसे अल्बर्टो का एक मोटा सा पैकेट मिलता है। अंदर लिखा होता है, अब तुम्हें मध्य युग की सोच समझनी होगी। और यहीं से शुरू होती है उसकी दूसरी यात्रा। वो समय जब धर्म, ईश्वर, आत्मा और नैतिकता ने दुनिया को चलाया। अल्बर्टो लिखता है कि प्राचीन समय में लोग प्रकृति को ईश्वर मानते थे। बिजली, बारिश, गर्जना सबको देवताओं की इच्छा माना जाता था। धीरे धीरे इंसान ने सोचना शुरू किया, पर फिर भी वो हर रहस्य को ईश्वर से जोड़ देता था। मध्य युग में पूरा जोर था, क्या ईश्वर है? आत्मा अमर है क्या? मनुष्य क्यों पैदा होता है? सोफी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। धुंधली खिड़की पर टपटप की आवाज के बीच वो अल्बर्टो के शब्द पढ़ती जाती है। वो आगे पढ़ती है, संत अगस्टीन, जिन्होंने कहा कि मनुष्य ईश्वर की मर्जी से चलता है। हमारी आत्मा की जड़ें कहीं ऊपर किसी और लोक में है। फिर आते हैं थॉमस एक्विनास, जिन्होंने ग्रीक बुद्धि और ईसाई धर्म को जोड़कर बताया कि बुद्धि और विश्वास दोनों जरूरी है। वो कहते थे, दुनिया ईश्वर ने बनाई है, लेकिन उसे समझना इंसान की जिम्मेदारी है। सोफी इन बातों को पढ़ते हुए महसूस करती है कि हर युग में इंसान अपने डर, आशा और सवालों के हिसाब से ईश्वर की कल्पना करता है। धीरे धीरे चिट्ठियों में सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक अजीब सी कहानी भी दिखने लगती है। कभी किसी और लड़की का नाम पत्र पर छपा मिलता है, कभी किसी और का जन्मदिन कार्ड उसके कमरे में मिल जाता है। वो उस लड़की का नाम पढ़ती है, हिल्डे। सोफी चौंक जाती है। हिल्डे कौन है? क्यों उसकी चीजें सोफी के कमरे में आ रही है? क्या सोफी की दुनिया सच में उतनी असली है जितनी दिखती है, या वो किसी और की कहानी का हिस्सा है? इस रहस्य के बीच अल्बर्टो उसे आगे ले जाता है। पुनर्जागरण, रेनेसा के दौर में ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार कहा, हम दुनिया के केंद्र हैं, हम सोचते हैं इसलिए हम हैं। सोफी पढ़ती है, लोगों ने कला, विज्ञान, शरीर, संगीत, हर चीज को नए ढंग से देखना शुरू कर दिया था। ये वो वक्त था जब इंसान ने डर से निकलकर सवालों की उड़ान भरी। फिर चिट्ठी में आता है डेस्कार्ट, जिन्होंने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी इंसान का अस्तित्व उसके सोचने से है। सोफी ये पढ़कर गहरी सांस लेती है। वो महसूस करती है कि वास्तव में सोच ही मनुष्य का असली प्रमाण है। इसके बाद आता है स्पिनोजा, जिन्होंने कहा कि ईश्वर और प्रकृति एक ही है। जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर उसका हिस्सा है। लाखों पेड़, पहाड़, पत्थर, तारे, सब में वही एक ऊर्जा बह रही है। सोफी इन विचारों को पढ़कर महसूस करती है कि दुनिया एक अद्भुत जाल की तरह है, हर धागा किसी न किसी धागे से जुड़ा हुआ। फिर चिट्ठी उसे ले जाती है लॉक, बर्कली और ह्यूम के विचारों तक। ये वे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा, हमारी पूरी दुनिया, हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रिय इच्छाएं, अनुभव, सब सिर्फ दिमाग में बनने वाली छवियां है। सोफी खिड़की से बारिश गिरते देखती है और सोचती है, क्या बाहर का पानी सचमुच है, या सिर्फ वही जो वो महसूस कर रही है? क्या दुनिया बाहर मौजूद है, या सिर्फ उसके मन की तस्वीर है? धीरे धीरे रूप ले रही थी सोफी की शंका। उसे लगने लगा था कि शायद वह भी किसी और की सोच का हिस्सा है, किसी और की लिखी दुनिया। और ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। अल्बर्टो अब उसे एक और विचारक का पत्र भेजता है, कांत, जो कहते थे कि मनुष्य दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा वह है, बल्कि जैसा उसका मन उसे दिखाता है। तो क्या सोफी जिस दुनिया में रहती है वो सिर्फ उसके मन की बनाई हुई दुनिया है? और यहीं से सोफी की यात्रा एकदम मुड़ जाती है। अब दर्शन उसके लिए किताब नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की कुंजी बन चुका था। उसकी रातें बेचैन होने लगी। वो सपने में हिल्डे नाम सुनने लगी।
कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शख्स उसके पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। कभी ऐसा लगता कि पूरा कमरा किसी और की आंखों से उसकी तरफ देख रहा है। सोफी समझ नहीं पा रही थी कि वो दुनिया को समझ रही है या दुनिया उसे। सोफी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां दर्शन उसके लिए जीवन को समझने का साधन ही नहीं रहा, बल्कि अपनी अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने का रास्ता बन चुका था। हर चिट्ठी उसे पहले से ज्यादा उलझा देती और हर उत्तर उसके सैकड़ों नए प्रश्न खड़े कर देता। रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहती थी। कभी वो सपना देखती कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी दुनिया को धागे की तरह खींच रही है। कभी उसे लगता कि वो किसी किताब के पन्नों में चल रही एक पात्र भर है और उस अदृश्य शक्ति का नाम बार बार उसके सामने आता। हिल्डे। एक दिन उसे अल्बर्टो का एक मोटा पैकेट मिलता है। उसमें वो लिखता है, अब तुम आधुनिक युग की दहलीज पर खड़ी हो। अब तुम वही सीखोगी जिसने दुनिया को आज जैसा बनाया। सोफी गहरी सांस लेती है। आज उसकी यात्रा नए मोड़ पर थी। बौद्धिक जागरण और स्वतंत्र सोच का युग। अल्बर्टो बताता है कि एक समय आया जब लोगों ने केवल धर्म, केवल ईश्वर, केवल परंपरा पर भरोसा करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम खुद सोचेंगे, हम खुद सत्य तक पहुंचेंगे। इसे कहा गया बौद्धिक जागरण। सोफी अल्बर्टो के शब्द पढ़कर महसूस करती है कि जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी उसी जागरण की राह पर चल रही है। इस दौर में इंसान ने हिम्मत से बड़े प्रश्न उठाए। क्या मनुष्य जन्म से अच्छा है या बुरा? क्या ज्ञान अनुभव से आता है या बुद्धि से? क्या समाज हमें बिगाड़ता है या हम समाज को? सोफी इन प्रश्नों में खुद को देखती जाती है। उसका मन एक दर्पण की तरह बन गया था। हर विचार उसमें अपनी परछाई छोड़ जाता। रूसो, हॉब्स और लॉक, मनुष्य की आत्मा की लड़ाई। फिर अल्बर्टो उसे ले जाता है 3 बड़े विचारकों की दुनिया में। हॉब्स कहते थे, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यदि नियम न हो तो मनुष्य एक दूसरे को नष्ट कर देगा। लॉक कहते थे, मनुष्य जन्म से कोरा कागज है, जो वो सीखता है वही बनता है। रूसो कहते थे, मनुष्य जन्म से शुद्ध है, समाज उसे बिगाड़ता है। सोफी अपने कमरे में बैठी सोचती है, क्या वो स्वयं जन्म से शुद्ध थी, या उसका मन दुनिया के अनुभवों से ढल रहा है, या वो किसी और के लिखे पन्नों पर जी रही है? इन दार्शनिकों के विचार उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह गिरते हैं। समय की सुई हिलती है और आता है दर्शन का तूफान, हेगेल। फिर आता है एक ऐसा नाम जिसे पढ़कर सोफी की सोच की जड़ें हिल जाती है। हेगेल। हेगेल कहता था, सत्य कोई स्थिर चीज नहीं, वो लगातार बदलता है, बढ़ता है और इतिहास के साथ घूमता है। वो बताता है कि दुनिया की हर चीज संघर्ष से बनती है। एक विचार आता है, उसके उलट विचार जन्म लेता है, दोनों टकराते हैं और फिर एक नया विचार पैदा होता है। इस प्रक्रिया को वो कहता है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। सोफी इसे पढ़कर अपने मन में पिछले दिनों की सारी घटनाएं जोड़ती है। अल्बर्टो के पत्र, हिल्डे का नाम, अजनबी उपहार और उसकी दुनिया का बदलता रूप। शायद उसके जीवन में भी कोई अदृश्य संघर्ष चल रहा है। शायद वो भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है, जहां उसकी सोच भी किसी दूसरे मन की टक्कर से जन्म ले रही है। भटकी हुई दुनिया और सोफी का डर। अब सोफी के अंदर एक नया डर उठता है। वो सोचती है, क्या मैं असली हूं या सिर्फ किसी और के सपने में जी रही हूं? क्या मेरी सोच मेरी है या कोई और इसे लिख रहा है? हर रात उसका ये डर और गहरा जाता। वो दर्पण में खुद को देखती है और पूछती, क्या मेरी आंखें सच में मेरी आंखें हैं? उसे लगता है कि उसके पूरे कमरे पर किसी अदृश्य दिमाग की परछाई छाई हुई है। मार्क्स, समाज की जंजीरों का दर्शन। फिर एक दिन अल्बर्टो उसे ले जाता है एक और बड़े विचारक की तरफ, कार्ल मार्क्स। मार्क्स कहता है, जिस तरह तुम सोचती हो वो समाज तय करता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं, समय और हालात के बनाए हुए होते हैं। सोफी की सांस अटक जाती है। क्या उसकी सोच भी किसी और की बनाई हुई है?
क्या अल्बर्टो वास्तव में उसे सिखा रहा है या उसका अस्तित्व ही किसी और की इच्छा पर टिका है? दुनिया की बुनियाद हिलती है। डार्विन। फिर आता है नाम डार्विन। डार्विन का विचार यह था कि मनुष्य कोई विशेष उत्पत्ति नहीं, बल्कि लाखों वर्षों के संघर्ष और विकास का परिणाम है। सोफी महसूस करती है कि दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। हर इंसान के भीतर हजारों साल की कहानी धड़क रही है। फिर आता है सबसे उलझा हुआ विचार, फ्रायड। और एक दिन उसे मिलता है वो पत्र जिसने सोफी के मन की पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये पत्र फ्रायड के बारे में था, वो व्यक्ति जिसने कहा, हमारी पूरी जिंदगी हमारे अवचेतन मन, भीतरी छुपे मन से चलती है। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे सपने, सब हमारे भीतर छिपे अंधेरे से उठते हैं। सोफी ये पढ़कर कांप जाती है। वो सोचती है, अगर मेरा मन ही मेरा नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है? और फिर उसके कमरे में फिर से एक नई चिट्ठी मिलती है, लेकिन ये चिट्ठी अल्बर्टो की नहीं थी। इस पर लिखा था, हिल्डे के पिता। सोफी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा जाता है। क्या हिल्डे का पिता ही वो व्यक्ति है जो सोफी और अल्बर्टो की पूरी दुनिया लिख रहा है? क्या वो लेखक है? और क्या सोफी सिर्फ उसकी कहानी का पात्र? जहां सोफी पहली बार साफ साफ समझने लगती है, उसकी दुनिया असली नहीं, वो किसी और की बनाई हुई किताब की दुनिया में कैद है। और अब उसका एक ही लक्ष्य है, इस किताब से बाहर निकलना, अपनी आजादी पाना, साबित करना कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक असली अस्तित्व है। सोफी और अल्बर्टो अब उस एहसास तक पहुंच चुके थे कि उनकी दुनिया साधारण दुनिया नहीं है। वह दुनिया जिसमें वे रहते हैं असल में एक कहानी की दुनिया है, एक उपन्यास की दुनिया जिसे लिख रहा है एल्बर्ट नैग। यानी सोफी और अल्बर्टो की हर सांस, हर सोच, हर घटना सब एक लेखक के दिमाग से पैदा हो रही थी। लेकिन असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। एक, अपनी पहचान का विद्रोह, लेखक के खिलाफ बगावत। सोफी को पहली बार लगता है कि वो असली नहीं है। सोचिए, एक लड़की जिसने तुम कौन हो से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब उसे पता चलता है कि वो एक काल्पनिक पात्र है। पहले तो सोफी डर जाती है, फिर वो गुस्से से भर जाती है। अगर मैं किसी के लिखे शब्दों से बनी हूं तो क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं? क्या मैं सिर्फ एक खिलौना हूं? अल्बर्टो उसे समझाता है, ये सच है कि हम एक किताब की दुनिया में हैं, लेकिन यही हमारा मौका है उस दुनिया की पकड़ से बाहर निकलने का। उनके अंदर अचानक एक नई ताकत आ जाती है, स्वतंत्र होने की इच्छा। 2, लेखक की दुनिया और पात्रों की दुनिया का टकराव। सोफी और अल्बर्टो अब किताब के नियमों को तोड़ने लगते हैं। जो चीज लेखक सोचता है कि वो वैसी होगी, सोफी और अल्बर्टो उल्टा कर देते हैं। वो दुनिया जो पहले बहुत व्यवस्थित चल रही थी, अब गड़बड़ाने लगती है। पार्टी में जहां कनाग अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर यह कहानी दे रहा होता है, वही सोफी और अल्बर्टो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लेखक का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किताब के पन्ने फट रहे हों, जैसे कहानी की दीवारों में दरारें पड़ रही हों, और वो दोनों धीरे धीरे कहानी की कैद से बाहर निकल रहे हों। 3, असली दुनिया में प्रवेश। सोफी और अल्बर्टो अचानक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां शब्द नहीं बन पाते, लेखक की पकड़ नहीं पहुंचती और कहानी का ढांचा जवाब दे देता है। ये वो जगह है जहां कहानी खत्म होती है लेकिन अस्तित्व शुरू होता है। सोफी पहली बार महसूस करती है कि वो असली नहीं है, लेकिन उसकी चेतना असली है। जैसे कोई सपने में भी जाग जाए। लगता है कि सपना झूठा है पर अनुभव असली है। वे किताब की दुनिया से निकलकर एक ऐसी अर्ध वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं जहां पाठकों को तो वे दिखाई नहीं देते, लेकिन अब लेखक भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। सोफी आजाद है, शायद पहली बार सचमुच आजाद। 4,
दार्शनिक यात्रा की अंतिम सीख। अपनी पूरी यात्रा में सोफी ने यह सीखा कि पहला सवाल हमेशा होता है, मैं कौन हूं? दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जो भी मान लो, उस पर सवाल भी उठाओ। इतिहास के हर दौर में इंसान ने सच की तलाश की है, और सबसे जरूरी, सोचने वाला इंसान कभी कैद में नहीं रह सकता। सोफी को अब समझ आता है कि जीवन का मकसद सिर्फ जवाब पाना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना है। यही दर्शन की असली रूह है। कहानी के अंत में क्नाग अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा होता है। वही एक कोने में सोफी और अल्बर्टो खड़े हंस रहे होते हैं, क्योंकि अब क्नाग उन्हें देख नहीं सकता। वे उसके पन्नों से बाहर निकल चुके हैं। सोफी धीरे से अल्बर्टो से पूछती है, क्या हम अब असली हैं? अल्बर्टो मुस्कुराकर कहता है, असलियत वह है जिस पर तुम खुद विश्वास कर लो। जिंदगी वह है जिसे तुम जीने का फैसला करो। सोफी आसमान की तरफ देखती है। अब ये आसमान लेखक का नहीं, उसका अपना है। यही उसके सवाल तुम कौन हो का जवाब है। वो वही है जिसे उसने खुद बनने का फैसला किया। और इस तरह सोफी की यात्रा खत्म होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसने असली दुनिया से भी बड़ी चीज खोज ली। सोचना, सवाल करना और अपनी पहचान खुद बनाना। जीवन की सबसे गहरी ताकत यह नहीं है कि तुम्हें जवाब मिल जाए, बल्कि यह है कि तुम हर वक्त जागते रहो, देखते रहो और पूछते रहो, मैं कौन हूं और मेरी दुनिया क्या है? सोफी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे किसी भी हाथ में क्यों न लिखी हो, सोचने का हक हमारा अपना होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।